हिंदी साहित्य में समकालीन कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए हिंदी की युवा एवं चर्चित लेखिका डॉक्टर आशा पांडे की लिखी हुई कहानी बड़े भैया। मेरी ज़ुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। पूछताछ खिड़की पर यह पता चलते ही कि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुकी है, राकेश ने अपना सामान उठाया और लगभग दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुँच गया। टिकट जेब में ऊपर ही रखा था। राकेश ने टिकट निकालकर देखा, कोच नंबर S5, सीट नंबर 15। वो कोच नंबर S5 की तरफ बढ़ा। चढ़ने और उतरने वाले एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए से दिख रहे हैं। यद्यपि इस स्टेशन पर ट्रेन 20 मिनट रुकती है, लेकिन यदि भीड़ को धकियाते हुए चढ़ा उतरा न जाए तो भला कैसा सफ़र। चाय, समोसा, वड़ा बेचने वालों की भी कमी नहीं है। वे भी यात्रियों के साथ ही भाग दौड़ कर रहे हैं। उतरने चढ़ने वालों की धक्का मुक्की के बीच राकेश डिब्बे में चढ़ गया। अपनी सीट पर पहुंचकर सबसे पहले उसने अपना सामान सीट के नीचे रखा। फिर एक लंबी सांस लेकर जेब से रुमाल निकाल माथे पर आए पसीने को पोंछा और आराम से अपनी सीट पर बैठ गया। डिब्बे में लोगों की भीड़ की वजह से गर्मी कुछ अधिक लग रही है। गर्मी से राहत पाने के लिए उसने पानी की बोतल खोलकर 2 घूंट पानी गटक लिया। अब तक डिब्बे में भी सब अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। अपने परिचितों, रिश्तेदारों को छोड़ने आए लोग खिड़की के पास खड़े होकर आपस में बातें कर रहे हैं। एक झटका लेकर ट्रेन थोड़ा आगे बढ़ी और देखते ही देखते रफ्तार पकड़ ली। जब ट्रेन चल पड़ी तो राकेश ने घड़ी देखी। शाम के 5 बज रहे थे। सिर्फ रात भर का सफ़र। वो खिड़की से बाहर देखने लगा। इस रास्ते पर पड़ने वाले खेत खलिहान, जंगल, मैदान, सब कुछ तो उसके चिर परिचित हैं। हर 2 महीने के बाद वो निकल पड़ता है अपने बड़े भैया के पास। इस बार वो अपने काम में कुछ अधिक व्यस्त हो गया था, इसलिए दिवाली के बाद अब जा पा रहा है। बड़े भैया ने कई पत्र भेजे थे। इस उम्र में उन्हें पत्र लिखने की झंझट उठानी पड़ती है। अब तो फ़ोन की सुविधा उपलब्ध है। बड़े भैया के पास भी फ़ोन हो जाए तो कितना अच्छा होगा। चाहते तो भैया भी होंगे, लेकिन प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर की इतनी औकात कहाँ कि वो फ़ोन लगा सके। हाँ, यदि लग जाए तो महीने का किराया भरना कोई कठिन नहीं होगा। इस बार वो दौड़ धूप कर घर पर फ़ोन लगवा देगा। पैसा ज़रूर खर्च होगा, लेकिन बड़े भैया को आराम मिल जाएगा। सुरेश, राजेश और रमेश तीनों अच्छी नौकरी पर लग गए हैं, लेकिन माँ बाप के लिए गाँव में कुछ सुविधा जुटा दें, ये उनसे नहीं होता। अलबत्ता अपनी सलाह ज़रूर देते रहते हैं कि आपके 3-3 बेटे, एक भाई सभी शहर में हैं। आप लोग घूम फिर कर बारी बारी सबके यहाँ रहिए। गांव में क्या धरा है जो यहाँ पड़े रहते हैं। अब उन्हें कौन समझाए कि गांव में क्या धरा है। ये तो कोई बड़े भैया की आत्मा से पूछे। गांव की मिट्टी में जो सोंधी सुगंध है, वो शहर की खोखली धुएं युक्त धूल में कहाँ। अंतःकरण की गहराइयों से निकले सुकोमल प्रेम तारों से जुड़े ग्रामीण दिलों में शहर की औपचारिक भाव भंगिमा को झेलने की शक्ति कहाँ। पड़ोसियों तक से संवादहीनता और उनके झूठे दर्द को सह पाना बड़े भैया के बस का नहीं है। इसी पावन मिट्टी पर बड़े भैया ने जन्म लिया और अपना पूरा जीवन बड़ी ठसक से यहीं पर बिताया। अब अंत समय में वो एक बेटे से दूसरे बेटे के दरवाजे पर भटकते फिरें। चाहता तो वो भी था कि बड़े भैया दिल्ली आकर उसके साथ रहें। एक बार उसने हिम्मत करके कहा भी था, लेकिन बड़े भैया ने बेरुखी से जवाब दिया था, तुम लोग क्या समझते हो, मैं लाचार हो गया हूँ। तुम अपना ध्यान रखो, मेरी चिंता छोड़ दो। मुझे जब आना होगा आ जाऊँगा। दरवाजे पर एक गाय बंधी है, कुत्ता है, आम, महुआ, कटहल के पेड़ हैं। घर में पुरखों की निशानी है। तुम्हारी भाभी हैं, गाँव में जगेसर है, सभापति हैं। मैं अकेला कहाँ हूँ। बड़े भैया को गांव से हटाने का मतलब था उनकी आत्मा को उनके शरीर से अलग कर देना, उन्हें जड़हीन बना देना। वो चाहता था कि बड़े भैया के साम्राज्य को बगैर नकारे उनका ध्यान रखा जाए। इसलिए उसकी इच्छा थी कि सब मिलकर आपस में तय कर लें और 3-3 महीने पर सब बारी बारी से गांव आया जाया करें। कभी कभी बड़े भैया को भी घूमने फिरने के लिए आदर से बुलाते रहें। इस तरह बड़े भैया को भी अकेलापन नहीं लगेगा तथा किसी एक को ही अपना काम धंधा छोड़कर बार बार गांव भी नहीं आना पड़ेगा। लेकिन किसी को बड़े भैया की चिंता नहीं हुई। सुरेश को गांव आए 2 साल हो गए हैं। राजेश और रमेश भी कुछ कम नहीं हैं। इस बार तीनों बेटे आए हैं। बड़े भैया ने पत्र में लिखा था, सुरेश की इच्छा ज़मीन जायदाद का बंटवारा करने की है।
अप्रैल प्रथम सप्ताह में तीनों घर आ रहे हैं। इसी समय तुम भी आ जाओ। अब मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तुम्हारी भाभी भी बीमार ही रहती हैं। काम धंधा अब नहीं होता है, खेती बाड़ी की देखभाल करना मुश्किल हो जाता है। तुम सब लोग अपने अपने हिस्से का लो, देखो और संभालो। पत्र पढ़कर राकेश को आश्चर्य हो रहा था कि बड़े भैया के रहते बंटवारे की बात वो स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। सुरेश ने कैसे हिम्मत की? बंटवारे की बात सुनकर बड़े भैया पर क्या बीती होगी। भाई साहब, आपके पास पीने का पानी हो तो थोड़ा सा दीजिए, मेरी बेटी प्यासी है। मेरा वाटर बैग खाली हो गया है, सामने की सीट पर बैठे सज्जन ने कहा। पानी की बोतल देकर राकेश ने सामने बैठे उस दंपति का मुआयना किया। साधारण सी सिंथेटिक साड़ी में लिपटी वो महिला अनवरत रोती बच्ची को चुप करने में जुटी है। लगता है पहली बच्ची है, क्योंकि बच्ची को संभालने में वो अनुभवहीन सी दिख रही है। राकेश का ध्यान उन लोगों के सामान पर गया। एक बड़ी सी अटैची सीट के नीचे रखी है, एक चादर जिसे वे लोग सीट पर बिछा चुके हैं, एक प्लास्टिक की डोलची भी पास में रखी है जिसमें शायद खाने पीने का सामान रखा होगा या फिर बच्ची का दूध, दवा, पानी आदि। पति किसी ऑफिस में क्लर्क या टीचर होगा या फिर साधारण सी नौकरी होगी। वेशभूषा से तो ऐसा ही लग रहा है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाली अनगिनत परेशानियों से जूझते साधारण इंसान के चेहरे पर भला क्या चमक आएगी। बच्ची अब शांत हो गई है, शायद सो गई है। महिला ने बच्ची को अपनी गोद से हटाकर सीट पर लिटा दिया। शाम के 6:30 बज रहे हैं। खिड़की से अब भी गर्म हवा का आना जारी है। डिब्बे में सब अपने आसपास बैठे लोगों से बातें कर रहे हैं। उसे आश्चर्य हुआ कि वो बड़े भैया के पत्र तथा गांव की बातों में इतना अधिक उलझा हुआ है कि उसके आसपास कौन बैठा है इसका उसे ध्यान ही न रहा। सामने बैठे आदमी से उसने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहा हूँ, यहाँ दिल्ली में नौकरी करता हूँ। माँ बाप गांव में हैं, उन्हीं के पास जा रहा हूँ। माँ को तो राकेश ने बचपन से ही नहीं जाना था, पिता ने भी अधिक दिन तक साथ नहीं दिया, इसलिए माँ बाप का नाम आते ही राकेश खामोश हो गया और खिड़की की तरफ देखने लगा। रात हो गई, अंधेरा गहराने लगा। छोटे मोटे स्टेशन को पार करती हुई ट्रेन पूरी गति से अपनी मंजिल की तरफ चली जा रही है। खिड़की से बाहर कहीं कहीं किसी गांव या घर में बिजली जलती दिख जाती है। उसके गांव के पिछवाड़े भी लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर रेल की पटरियां बिछी हुई हैं, जिसे छोटी लाइन कहा जाता है। दिन में एक आध रेलगाड़ी उस पटरी से गुजरती है। बड़े भैया के लाख मना करने पर भी वो छुप छुपाकर उस पटरी के पास तक पहुंच जाता था और भागती ट्रेन के दरवाजे तथा खिड़कियों से झांकते यात्रियों को हाथ हिलाकर विदा करता था। कभी कभी तो जीभ निकालकर चिढ़ा भी देता था। बड़ा मज़ा आता था रेलगाड़ी देखने में। एक बार बड़े भैया को पता चल गया, बहुत नाराज़ हुए थे, मार भी दिए होते अगर ढाल की तरह भाभी बीच में ना आ गई होती। 6 महीने का था तब से भाभी ने उसे पाला था। उसकी माँ भी शायद भाभी से बढ़कर प्यार न करती, बल्कि वो तो जान भी न पाया था कि उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। बड़े भैया हमेशा कहते थे कि मुझे 3 नहीं 4 बेटे हैं। एक बार बड़े भैया बीमार पड़ गए थे। तीनों बेटे हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई में व्यस्त थे, लेकिन राकेश ने दिन रात एक करके बड़े भैया की सेवा की थी। स्वस्थ होने पर बड़े भैया ने रोधे गले से कहा था, राकेश ना रहा होता तो मैं इस बीमारी में चल बसा होता। सुरेश रमेश को तो पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं है, हॉस्टल में क्या डाल दिया, गांव की तरफ देखते भी नहीं। पैसा खत्म होने पर ज़रूर चले आते हैं। वो तो अच्छा किया जो राकेश को गांव के कॉलेज में दाखिला दिलाया, कोई तो है हमारे आगे पीछे। बड़े भैया की आवाज़ में ढलती उम्र के प्रभाव से कमज़ोर होती सांस की चिंता साफ झलक रही थी। यत्र तत्र बिखरी उम्मीदों को समेटकर तदनुकूल व्यवहार करने का यही तो समय है। शायद इसीलिए बड़े भैया ने कहा, सुन रही हो सुरेश की माँ, मुझे रिटायरमेंट के बाद जो भी पैसा मिलेगा सब 4 भागों में बांटूंगा। मेरा जो कुछ भी है सब में राकेश का बराबर का हिस्सा लगेगा। गीले हाथों को अपने आंचल में पोंछती हुई वहीं भाभी पास की चारपाई पर बैठते हुए बोली, ये भी कोई कहने की बात है जी, वो तो है ही मेरा बेटा, उसे भला हिस्सा कैसे नहीं मिलेगा। सुरेश रमेश चाहे पीछे हो जाएं, लेकिन लल्ला जी का स्थान हर जगह आगे रहेगा। वो गदगद हो गया था। पैसे रुपए जमीन जायदाद आदि का तनिक भी लालच उसे नहीं है। प्यार की जो छाया उसे मिल रही है वो उसी से खुश है।
इतने अच्छे भैया भाभी जिसे मिले हों उसे माँ बाप की कमी क्यों खलेगी। ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी। उसने घड़ी देखी, रात के 10 बज रहे हैं। कंपार्टमेंट में कुछ लोग सो चुके हैं, कुछ खा पी कर सोने की तैयारी कर रहे हैं। वो शाम को घर से खा पी कर निकला था। रात भर के सफ़र में खाने का डिब्बा भी कहाँ ढोए, लेकिन तरह तरह के अचार तथा सब्जी की महक जो डिब्बे में फैल गई तो उससे उसकी भी भूख उद्युक्त हो गई। लेकिन खाए क्या, पास में तो कुछ है ही नहीं। स्टेशन पर चाय वाले घूम रहे हैं। उसने एक चाय ली और धीरे धीरे पीने लगा। गाड़ी पुनः अपनी पटरी पर दौड़ने लगी। उसका ध्यान सामने की सीट पर बैठे दंपति पर गया। महिला बच्ची को साथ में लेकर लेट चुकी है। उसका पति सीट के किनारे चुपचाप बैठा हुआ है। लगता है इनको एक ही सीट का आरक्षण मिला है। राकेश को नींद तो नहीं आ रही है, लेकिन बीच के सीट वाले ने सीट खोलकर सोने की इच्छा व्यक्त की। बीच की सीट खुल जाने पर नीचे की सीट पर बैठना आसान नहीं है, अतः वो भी लेट गया। सामने बैठा व्यक्ति सीट पर बैठे बैठे ही ऊँघ रहा है। उसकी पत्नी तथा बच्ची सो चुकी है। झकझक की आवाज़ के बीच न जाने कब राकेश को भी नींद आ गई। सुबह चाय वालों की आवाज़ से उसकी नींद टूटी। गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकी है। उसने उठकर प्लेटफॉर्म की तरफ देखा। धीरपुर। बस यहाँ से 1 घंटे की यात्रा और रह गई है। अगले स्टेशन पर उसे उतरना है। वहाँ से 12 किलोमीटर की बस यात्रा, फिर 1.5 किलोमीटर पैदल। यदि बस जल्दी मिल गई तो वो 8 बजे तक घर पहुँच जाएगा। सामने बैठे पति पत्नी इसी स्टेशन पर उतर गए। राकेश ने अपना सामान उठाकर सीट पर रखा तथा बैग से टूथपेस्ट ब्रश निकालकर फ्रेश होने के लिए चल दिया। अगले स्टेशन पर उतरकर वो बस स्टॉप पर आया। बस लगी ही थी। उसे खुशी हुई। जब वो बस से उतरा तो उसे बड़े भैया दिखे। उसे लेने आ गए थे। वो खुशी से बड़े भैया के पास पहुंचा, उनके पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया, फिर उनकी साइकिल पर अपना सामान रख साइकिल खुद पकड़ लिया और पैदल ही बड़े भैया के साथ घर की तरफ चल पड़ा। घर में गजब की रौनक थी। सुरेश, राजेश, रमेश सभी अपने अपने बाल बच्चों के साथ आए हैं। राकेश की पत्नी भी गांव आना चाहती थी, लेकिन उसके बेटे की परीक्षा भी बाकी थी, इसलिए ना आ सकी। राकेश के आने से उसकी भाभी बहुत खुश दिख रही हैं। चाय पानी देने के बाद घंटे 1.5 घंटे बैठकर वो उससे बातें करती रहीं। फिर उठकर बहुओं के साथ राकेश की पसंद का भोजन बनाने में जुट गईं। रसोई से करेले की कलौंजी की खुशबू आ रही है। जब भी वो गांव आता है उसकी भाभी बगैर कलौंजी खिलाए जाने नहीं देती। दिल्ली में तो वो अपनी पत्नी से कह कह कर थक जाता है, लेकिन अधिक काम का बहाना बनाकर वो टालती रहती है। वैसे भी भाभी के हाथ की बनी कलौंजी में जो स्वाद है वो कहीं और कहाँ। राकेश जब नहाने जाने लगा तब कपड़े निकालने के लिए उसने अपनी अटैची खोली। भैया भाभी के लिए उसने जो कपड़े लाए थे वे ऊपर ही रखे थे। उसने भाभी के लिए लाई हुई साड़ी को झटक कर खोला। हल्के हरे रंग की पूरी साड़ी पर नारंगी रंग के छोटे छोटे बूटे। वो साड़ी लेकर रसोई घर में आया और भाभी के कंधे पर ओढ़ाकर बोला, देखो भाभी कैसी लग रही है, आज यही साड़ी पहनो। अरे लल्ला, इतनी अच्छी साड़ी लाए हो, खुश होते हुए भाभी ने कहा। फिर साड़ी को ध्यान से देखते हुए बोली, मुझे हरा रंग पसंद है, ये तुम्हें हमेशा याद रहता है। कैसी बात करती हो भाभी, ये भी कोई भूलने की बात है। जल्दी से इसे पहनो, मैं भी देखूं कि मेरी भाभी हरे रंग में अब कैसी दिखती हैं। देवर भाभी में क्या चल रहा है, दरवाजे से अंदर आते हुए बड़े भैया ने कहा। कुछ नहीं बड़े भैया, आपके लिए धोती कुर्ता लाया हूँ, देखिए कैसा है। बहुत अच्छा, कपड़ा बड़ा मुलायम है, महंगा होगा। आपको पसंद आया ना, महंगे सस्ते की चिंता आप ना करें। बड़े भैया की सजल आंखें बता रही थीं कि वे कपड़ा देखकर बहुत खुश हुए। दोपहर का भोजन तैयार था। सब लोगों ने मिलकर भोजन किया। बहुत दिनों बाद तीनों भतीजों के साथ बैठकर भोजन करने का मौका मिला था राकेश को। भोजन के बाद थोड़ी देर आराम करके राकेश गांव घूमने निकल पड़ा। सबसे मिलते मिलाते शाम हो गई। जब वो घर पहुंचा तो हल्का अंधेरा छा गया था। बाहर दालान के सामने से किसी के बोलने की आवाज़ आ रही थी। राकेश को लगा सब लोग बाहर बैठे हैं। वो भी वहीं जाने लगा। सहसा उसके कदम रुक गए। शहर के बंगले का क्या होगा जो दादाजी ने बनवाया था, रमेश पूछ रहा है। सब 4 भागों में बटेगा, बड़े भैया धीरे से बोले। और दादी का सोना, वो भी। चाचा अगर नहीं माने तो, सुरेश कह रहा है। मानेंगे कैसे नहीं, कभी भाई नहीं समझा, और फिर अपनी पेंशन आदि की जमा राशि भी तो मैं 4 भागों में बांट रहा हूँ।
ये बड़े भैया की आवाज़ है। वो तो ठीक है, लेकिन दादाजी की संपत्ति लाखों में है। आपकी जमा राशि से कितना मिलने वाला है उन्हें? दादाजी की पूरी संपत्ति के आधे के हिस्सेदार हैं वो। मैंने बचपन से उसके दिमाग में यही भरा है कि वो तुम तीनों जैसा ही है। पूरी संपत्ति 4 भागों में ही बटेगी, बड़े भैया ने दृढ़ता से कहा। अगर लल्ला जी ने कह दिया कि आधा हिस्सा मुझे देने के बाद अपने आधे हिस्से में से 4 हिस्सा करो, और यदि दे सको तो उसमें से 1 हिस्सा मुझे दो, तब क्या होगा? अब तक चुप बैठी भाभी ने धीमी आवाज़ में अपनी शंका व्यक्त की। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो हमें भगवान की तरह मानता है। बस तुम लोग बीच में कुछ मत बोलना, मैं सब ठीक कर लूँगा। बड़े भैया की बातें सुनकर राकेश अवाक रह गया। प्रेम के जिस तने के सहारे चिपक कर वो अब तक खड़ा था, वो इतना खोखला निकलेगा, उसे पता नहीं था। उसके प्रबल विश्वास का महल धराशायी हो गया। उसे लगा कि वो किसी के शब्द अथवा वाक्य नहीं सुन रहा है, अपितु उसके कानों में कोई पिघला हुआ सीसा उड़ेल रहा है, जो उसकी समस्त नसों को फाड़ता चला जा रहा है। उसके पैर सुन्न पड़ गए, सारी चेतना न जाने कहाँ लुप्त हो गई। एक कदम भी आगे पीछे हो पाना उसके लिए मुश्किल है। उसके सुस्त पड़े दिमाग ने धीरे धीरे बस इतना सोचा, तो क्या बड़े भैया इसलिए उससे इतना बड़ा छल? अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर आशा पांडेय जी की लिखी हुई एक बेहद उम्दा कहानी बड़े भैया। आशा है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और हाइप ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आपसे अनुरोध है कि चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।